क्लासेस इन आज का सेशन फॉर योर प्रीमिक्स फॉर पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी एज वेल एज गवर्नेंस, राइट, जो कि ना ही सिर्फ स्टैटिक बल्कि आपके करंट अफेयर्स के अंदर भी कुछ जो डायनामिक इश्यूज चल रहे हैं चर्चा में, राइट, ये क्वेश्चंस एक तरह से आपको वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाउ द थिंग्स दैट यू रीड अबाउट न्यूज़पेपर में किस तरह से वो आपके प्रीलिम्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आ सकती हैं, राइट। तो इसलिए ज़रूरी है कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली आप ये जो क्वेश्चंस है करते रहें। बहुत ज़्यादा हिट रेट रहा है हमारे प्रीमिक्स सीरीज का एज फार एज यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज स्टेट के पीसीएस प्रीलिम्स आर ऑल्सो कंसर्न्ड, ठीक है ना। बिफोर वी मूव अहेड, जस्ट टू लेट यू नो कि हमारा जो बैच 2 है उसकी एनरोलमेंट 15 मार्च से शुरू हो गई थी एंड 19 अप्रैल तक जो है ये इनरोलमेंट चलेगी। 19 अप्रैल से जो है हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, राइट। बैच 2 फॉर जनरल स्टडीज जो कि हमारा पीसीएम बैच है, जहाँ पे आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए ही जो है प्रिपेयर किया जाता है। हमारा एसे कोर्स, राइट, वेरी इंपॉर्टेंटली इफ यू डोंट स्कोर गुड मार्क्स इन एसे आपके नहीं आएंगे। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो ऑप्शनल विच आई टीच एज वेल एज सोशियोलॉजी का ऑप्शनल, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट एंड देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। Now today's first question is related to हमारा आज का जो 2 मिनट सीरीज था। अगर आपने ये देखा था आज सुबह, then this is a question जो कि आपको आना चाहिए। अगर आपने आज सुबह नहीं देखा है तो ऊपर जो है कार्ड के अंदर आपको आ रहा होगा इसका लिंक भी, आप उसको क्लिक करके फटाफट जाके वो वीडियो देख सकते हैं बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब सही है, अबाउट ट्राइबल एरियाज इन इंडिया। पहली स्टेटमेंट कहती है दैट शेड्यूल 6 प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। ध्यान से पढ़िए, कई बार बच्चे इतनी जल्दी जल्दी में मार्क कर रहे होते हैं कि इसी जल्दी जल्दी में प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाती है। सेकंड, शेड्यूल 6 अलाउज फॉर ऑटोनॉमी विद रिगार्ड टू लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ एरियाज अंडर देयर जुरिस्डिक्शन, जो कि कवर करते हैं लैंड, फॉरेस्ट, कल्टिवेशन, इनहेरिटेंस, इंडिजिनस कस्टम्स, traditions of tribals etc. as well as to collect land revenues and certain other taxes. अब आपके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस है 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1, no 2. थोड़ी सी टाइम लीजिए, ठीक है, स्पेंड एटलीस्ट 30 सेकेंड्स रीडिंग द क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड लुकिंग एट द ऑप्शंस एंड फिर अपना आंसर मार्क कीजिए। यहाँ पे जो इसका सही जवाब है दैट इज 2 ओनली। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, राइट। शेड्यूल 6 जो है सबको पता होता है, 5th शेड्यूल डील करता है आपके शेड्यूल एरियाज के साथ एंड 6th शेड्यूल डील करता है आपके ट्राइबल एरियाज के साथ। ये 6th शेड्यूल जो है ओरिजिनली, राइट, जब हम अगर इसकी इनिशियल मेकिंग की बात करें तो अगेन दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट जो कि आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इसके चलते हुए भी इस स्टेटमेंट के ऊपर भी जो है क्वेश्चन आ सकता है कि इसको ओरिजिनली किसके लिए बनाया गया था? फॉर प्राइमरीली ट्राइबल एरियाज जो कि अनडिवाइडेड असम का हिस्सा होती थी, जिनको कैटेगराइज किया गया था एज एक्सक्लूडेड एरियाज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ व्हाट 1935 एंड ये जो है अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नर होता था, ठीक है। मतलब इसकी कंसेप्शन, इसका आइडिया भी जो है प्रायर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस जीओआई एक्ट 1935 में देखा जा सकता है। अब जो 6th शेड्यूल है ये प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ट्राइबल एरियाज के लिए इन द 4 स्टेट्स ऑफ AMTM दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जहां पे इनका मेन फोकस क्या है? सेफगार्ड करना द राइट्स ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन विद इन दीज स्टेट्स। Now very importantly 6th शेड्यूल के अंदर 2 मेजर आर्टिकल्स आते हैं, दैट इज आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 275 क्लॉज 1। 6th शेड्यूल जो है ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज ट्राइबल एरियाज, हाउएवर इट इज नॉट बाय प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमस स्टेट्स की क्रिएशन, ठीक है। याद है फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा था? दैट इट अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट्स। तो ऑटोनॉमस स्टेट्स नहीं बल्कि किसके थ्रू?
थ्रू आपकी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स. इट इज इन फैक्ट नॉट द 6th शेड्यूल बट 22nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा लाया गया एक आर्टिकल 244A, जो कि टाइम एंड अगेन आपके साथ आज सुबह भी डिस्कस किया है, जो कि इंपावर करता है पार्लियामेंट को कि वो एक लॉ बना सकते हैं under which an autonomous sub-state will be formed under the state of Assam, which will provide एक अलग लेजिस्लेचर और एन अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर बोथ, particularly looking at the tribals, the hill tribes of the Assam state. However, ये बना दिया गया था, इसका ये जो 22nd Constitutional Amendment Act है ये प्रोवाइड करता है for such a thing, but अभी तक ये implement नहीं की गई है, which has been a major demand by the hill tribes of Assam. ठीक है, अब ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं 6 शेड्यूल के अंडर, इनको एम्पावर किया गया है कि ये लॉज बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ट्राइबल एरियाज जो कि इनकी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आते हैं, जो कि कवर करते हैं वेरियस सब्जेक्ट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज ट्राइब्स. दैट इज आपका लैंड, फॉरेस्ट, कल्टिवेशन, इनहेरिटेंस राइट्स, इंडिजिनस कस्टम्स, ट्रेडिशंस, राइट, कलेक्ट करना लैंड रेवेन्यू, कुछ और टैक्सेस को भी. साथ ही में जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं इनको एक स्पेसिफिक पावर्स भी दी गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू द 3 आर्म्स ऑफ गवर्नेंस. मतलब कुछ लेजिस्लेटिव काम, कुछ एग्जीक्यूटिव काम एंड कुछ जुडिशियल काम जो है इनको सौंपा गया है, जो कि पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है टू कंजर्व एंड सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स इन दीज एरियाज. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर स्टेटमेंट जो है जरूरी है कि अगर किसी भी तरह से 6 शेड्यूल के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाए, थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन यू शुड बी एबल टू आंसर इट ऑल. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगेन दिस इज ऑल्सो अ स्कीम जो काफी चर्चा में रही है. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पीएम स्वनिधि स्कीम. ठीक है, ऑप्शन अब आपके स्टेटमेंट्स देखते हैं. पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये जो है एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्लान है प्रोवाइड करने के लिए अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स. सेकंड, ये स्कीम किसके अंडर है? ये स्कीम इज अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इंप्लीमेंट की जाएगी बाय द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सिडबी. थर्ड स्टेटमेंट कहती है द स्कीम इज एप्लीकेबल टू हॉकर्स, वेंडर्स, रेडीवालास, लिफाड़वालास एक्सेट्रा इन अर्बन एरियाज एज वेल एज दोज बिलोंगिंग टू द सराउंडिंग पेरी अर्बन एंड रूरल एरियाज. अब ध्यान से पढ़ लीजिए दोबारा एक बार ये तीनों स्टेटमेंट्स, ब्रेक डाउन कीजिए, टाइम लगाइए. ठीक है, प्रीलिम्स में हमेशा ये याद रखिए, एक बार पहले ही स्कैन कीजिए अपने पेपर को, उसके बाद हर क्वेश्चन को जो है आप ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट्स को पढ़िए एंड पेंसिल से पहले मार्क कर लीजिए फटाफट ऐसे क्वेश्चंस जिनका आपको शॉर्ट आंसर पता है. आफ्टर यू आर डन विद द शॉर्ट वाले आंसर्स ना, इन योर सेकेंड रिव्यू ऑफ द क्वेश्चंस, देन लुक एट द क्वेश्चंस जहां पे आप एक इन्फॉर्म्ड गेस वर्क कर सकते हैं, बिकॉज वो इन्फॉर्म्ड गेस वर्क ही जो है आपको थोड़े बहुत मार्क्स दिलाएगा, जो कि will help you clear the cut off as well. अब फटाफट इसके ऑप्शंस देख लेते हैं. इसके ऑप्शंस है 1 only, B 1 and 2 only, C 1 and 3 only या D all of the above. अब स्कीम्स वाली जो कुछ चीजें हैं ना, वो कई चीजें तो जो है आपने डेली रूटीन में न्यूज़पेपर में पढ़ी होती हैं, बट देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स जिनको आपको रटना पड़ता है, राइट. वो मतलब लॉजिक ड्रिवन नहीं होती है, देयर इज नो वे ऑफ नोइंग इट. तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्कीम्स का, जैसे कि हम अपने प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में भी ये प्रोवाइड करते हैं, स्कीम्स के आप टेबल्स बना लीजिए. ठीक है, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो चार्ट आउट कर लीजिए. स्कीम का नाम क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, क्या उसके मेन फीचर्स हैं. ठीक है, जब ये हो जाएगा एंड देन ऑब्वियसली कौन सी टाइप की है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, किस तरह की है, वो लिख लीजिए. ठीक है, ऐसे जो है एक कोहेसिव टेबल्स जो है आपको हेल्प कर सकते हैं रिमेंबरिंग ऑल दीज. अब इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 1 and 3 ओनली. सेकेंड स्टेटमेंट जो है आपकी गलत है. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड नॉट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो है लॉन्च की थी ये स्कीम कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, राइट, जिसको हम बुलाते हैं पीएम स्वनिधि भी. एम्पावर करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को किस तरह से,
ताकि इनकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट जो है हो सके। एंड वो किस तरह से होगी, माइक्रो क्रेडिट लोन्स प्रोवाइड करके, छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करके, ठीक है। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ये इंप्लीमेंटिंग पार्टनर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, जो कि इस स्कीम को एडमिनिस्टर करेगा। सिडबी जो है, जो इसका वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क है ऑफ वेरियस लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, जो वेरियस फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो आपके SCBs हो गए, राइट, रूरल बैंक्स हो गए आपके, राइट, RRBs, SFBs हो गए, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हो गई, या इवन आपकी MFIs हो गई, इन सब के थ्रू जो है ये माइक्रो क्रेडिट की जो फाइनेंसिंग स्कीम्स है आगे रखी जा सकती हैं फॉर द वेंडर। ये स्कीम जो है बेसिकली एक कोलैटरल फ्री, कोलैटरल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे एक लोन चाहिए, राइट, तो लोन लेने के लिए फ्रॉम द बैंक मुझे कोलैटरल रखना पड़ता है, राइट, कि चलो मेरे पास जो है ये एक छोटा सा फ्लैट है, तो आप इसको कोलैटरल की तरह रख लीजिए कि अगर मैं ये लोन चुका नहीं पाई तो आप जो है इसको गिरवी रख देना या बेच देना है, जो भी। अब जो स्ट्रीट वेंडर है, ऐसा भी हो सकता है मोस्ट ऑब्वियसली कि उनके पास कुछ कोलैटरल रखने के लिए ऐसी कोई बड़ी चीज है ही नहीं, तो इसीलिए ये स्कीम जो है फैसिलिटेट करती है कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स, छोटे छोटे, कि वर्किंग कैपिटल आपकी बिजनेस को शुरुआत करने के लिए एक छोटा सा लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं ऑफ अप टू ₹10,000 एक साल के लिए, टू अप्रोक्सीमेटली आपके 50 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ताकि वो रिज्यूम कर सके अपने बिजनेसेस इन अर्बन एरियाज इंक्लूडिंग पेरी अर्बन एंड रूरल एरियाज। नाउ स्पेशली कीपिंग इन माइंड आपका कोविड-19 का जो इशू है एंड द फैक्ट दैट इट हिट आपके जो स्ट्रीट वेंडर्स थे अ लॉट, राइट, बिकॉज इतने टाइम तक उनका बिजनेस शट डाउन रहा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि माइग्रेंट लेबर थे एंड वो वापस चले गए अपने नेटिव स्टेट्स के अंदर, राइट, या उनके जो है आपकी जो उनके पास सामान था उसका लॉस हुआ, तो एक तरह से दोबारा से उनको पैरों पे खड़ा करने के लिए ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम कोविड-19 एंड रिवाइवल ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं, राइट, चाहे या फिर हम किसी भी तरह से आपकी इंप्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस विद रिगार्ड टू कोविड-19 एंड उससे कैसे हम रिकवर करें उसकी बात करते हैं, तो वहां पे आप इस स्कीम का एग्जाम्पल जो है बहुत अच्छे से कोट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी जो है आपके एकदम करंट अफेयर से रिलेटेड है। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इसका पूरा आर्टिकल आया था, इससे आपको ये भी पता लग रहा है क्या आप इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द मिलिट्री फार्म सर्विसेज। पहला, military farms were established in 1889 at Allahabad by the British with the aim to ensure nutritious milk supply to the troops deployed in India. Second, in collaboration with the Ministry of Agriculture, military farms ने निकाला था the project Freezewal, which became one of the largest cross cattle breeding programs in the country. Third, 2021 में इंडियन आर्मी ने शट डाउन कर दिया मिलिट्री फार्म सर्विस, जो कि एडमिनिस्टर करते थे नियरली 130 मिलिट्री फार्म्स को अक्रॉस द कंट्री। क्यों? बिकॉज प्रोलिफरेट फैल गए हैं डेयरी बिजनेसेस इन द कंट्री। ठीक है, अब आपने तीनों स्टेटमेंट्स को देखना है और बताना है कि इनमें से कौन सी जो है सही हो सकती हैं। ऑप्शंस है 1 ओनली, B 1 and 2 ओनली, C 1 and 3 ओनली, या D ऑल ऑफ दी अबव। ध्यान से पढ़िए, लॉजिकली सोचेंगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, एंड सही जवाब जो है इसमें है डी ऑल ऑफ दी अबव। तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये सही हैं। तो वेरी करेक्टली ये जो मिलिट्री फार्म्स का आइडिया है, दिस प्रीडेट्स इंडिपेंडेंट इंडिया। इनफैक्ट कॉलोनियल रूल के दौरान जो है ये शुरू कर दिया गया था, जब 1889 में पहली बार इलाहाबाद के अंदर जो है ब्रिटिश ने मिलिट्री फार्म जो है सेटअप किया। ठीक है, यहाँ पे इनका यही आइडिया था कि हमने यहाँ पे एक बनाया है, एंड जैसे जैसे ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड ये सारी सेटअप हुई, वैसे वैसे जो है इनको अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री और मिलिट्री फार्म सेटअप करने पड़े, जिसके अंडर कैटल्स वर ब्रेड एंड साथ ही में उनका जो दूध था वो सप्लाई किया जाता था, ताकि जो आपकी कंट्री जो आपके सोल्जर्स हैं जो कि डिप्लॉय किए गए थे इंडिया में, उनके पास न्यूट्रिशन की किसी भी तरह से कमी ना आए।
ग्रेजुअली ओवर द इयर्स दे रियलाइज कि सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि किस तरह से हम ब्रीड कर सके साइंटिफिकली काउस को, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके लिए उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोग्राम भी शुरू कर दिया, राइट। पायनियरिंग स्टेप्स लिए गए विद दिस रिगार्ड एज अर्ली एज 1925 में। इनफैक्ट इसी के चलते हुए पोस्ट इंडिपेंडेंस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलके ये जो इंडिपेंडेंस के बाद भी कंटिन्यू किए गए मिलिट्री फार्म्स है, इन्होंने कोलैबोरेट किया ऑन प्रोजेक्ट फ्रीजवाल, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रॉस कैटल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बन गया, राइट। तो आपकी जो आयकार है, राइट, उसके साथ मिलके वेरी इंपॉर्टेंटली इन्होंने, राइट, आयकार क्या है आपकी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, उनके साथ मिलके उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की और की एक मिल्क कैटल, मिल्क क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल, क्रॉस ब्रीड करके, राइट, दो वैरायटीज को, राइट, इस तरह से क्रॉस ब्रीड की कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट जैसे कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है उनको सूट कर पाए, ठीक है। और एम क्या था इसका कि प्रोड्यूस एंड रेयर कर पाए जो आपकी हॉलिस्टीन फ्रीजियन वैरायटी है, उसको इन्होंने जो है क्रॉस ब्रीड किया किसके साथ, सालीवाल ब्रीड के साथ फॉर हाई मिल्क प्रोडक्शन। 2013 ऑनवर्ड्स हाउएवर जो क्वार्टर मास्टर जनरल की ब्रांच है ऑफ द आर्म्ड हेडक्वार्टर्स, उन्होंने ये डायरेक्शन इशू कर दिया दैट फेज्ड मैनर में जो मिलिट्री फार्म्स है वो बंद कर दिए जाएंगे। और इसका रीजन क्या दिया गया, इसका रीजन यही दिया गया कि उसका प्राइमरी क्या था एम, न्यूट्रिशियस मिल्क सप्लाई करना। अब डेयरी का जो बिजनेस है इंडिया में इतना ज्यादा फैल चुका है, हम अमूल जैसा कोऑपरेटिव अगर देख लें, हर स्टेट में उनका खुद का मिल्क कोऑपरेटिव है, कि अब मिलिट्री फार्म्स की अलग से जरूरत नहीं पड़ी है फॉर द प्रोविजन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अब मिलिट्री फार्म्स जो है बंद करवा देनी चाहिए। 2016 में शतकार कमेटी भी जो थी उन्होंने भी यही सबमिट की एक रिपोर्ट, जहां पे उन्होंने कहा कि अब रीऑर्गेनाइज कीजिए सेवरल ब्रांचेस जो है इंडियन आर्मी की, एंड मिलिट्री फार्म सर्विसेज जो है वो बंद कर देनी चाहिए। एंड इवेंचुअली दिस इज व्हाट हैपेंड। 2021 के अंदर उन्होंने फॉर्मली बंद कर दी जो आपकी मिलिट्री फार्म सर्विस है, जितने भी लोग हैं इसके अंदर उनको ट्रांसफर कर दिया गया है टू अदर सर्विसेज एंड डिपार्टमेंट, राइट। तो ये जो है शट डाउन कर दी गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसके कारण आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इज अबाउट द कोड ऑफ एथिक्स फॉर डिजिटल मीडिया एज वेल एज आपके जो OTT प्लेटफॉर्म्स है। नाउ केयरफुली देखिए, 2021 में आए हैं कोड ऑफ एथिक्स, देयरफॉर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहली स्टेटमेंट कहती है दैट OTT प्लेटफॉर्म्स, जिनको हम पब्लिशर्स ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट भी बुलाते हैं, ये फॉलो करेंगे केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट को, जो कि क्लासिफाई करेगा इनके कंटेंट को। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है द पब्लिशर्स ऑफ न्यूज ऑन डिजिटल मीडिया अब ये ऑब्जर्व करेंगे जो नॉर्म्स है जर्नलिस्टिक कंडक्ट के, जो कि ले डाउन किए गए हैं बाय द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, एज वेल एज द प्रोग्राम कोड जो कि ले डाउन किया गया है बाय द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट। हमने बताना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं सही हैं। ऑप्शन 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2, या D नीदर 1 नो 2। हमने एक 2 मिनट सीरीज के अंदर पूरा ये डिजिटल कोड भी जो है डिस्कस किया है, तो जरूरी है आप टाइम एंड अगेन जो हमारी 2 मिनट सीरीज है वो देखते रहें, राइट। इसके अंदर सही जवाब जो है B है, 2 ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये गलत है। जो कोड ऑफ एथिक्स है ये प्रिस्क्राइब करता है वेरियस गाइडलाइंस जो कि फॉलो की जाएगी जो हमारे डिजिटल एरिना के जो मेजर प्लेयर्स हैं, इंक्लूडिंग दी OTT प्लेटफॉर्म्स एज वेल एज जो ऑनलाइन न्यूज सर्विसेज हैं, राइट। प्रिंट हो गई, वायर हो गई, ये सब जो है ऑनलाइन एग्जिस्ट करती हैं, राइट। और कौन एडमिनिस्टर करेगा इनको, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, रूल्स इनको क्या बुलाते हैं, रूल्स के अंदर इनको बुलाया गया है पब्लिशर्स ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट। कोई और नहीं क्लासिफाई करेगा इनके कंटेंट को, ये सेल्फ क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, खुद क्लासिफाई करेंगे इनटू 5 एज बेस्ड कैटेगरीज। दैट इज U जो कि यूनिवर्सल होता है, हर कोई देख सकता है, UA मतलब जो कि 7 साल से ऊपर हो, राइट, UA 13 मतलब 13 साल से ऊपर हो, UA 16 16 साल से ऊपर हो, एंड अडल्ट, ठीक है, जो कि अडल्ट ही देख सकते हैं। जो प्लेटफॉर्म है ये रिक्वायर करता है इंप्लीमेंट करना पेरेंटल लॉक्स को, मतलब कोई भी कंटेंट जो कि 13+ एज ग्रुप के लिए है उसके लिए आपके पास पेरेंटल लॉक्स होना चाहिए, ताकि पेरेंट्स कैन मेक श्योर कि कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट जो है उनके बच्चे नहीं देख रहे हैं। साथ ही में जो पब्लिशर्स है डिजिटल मीडिया के,
राइट, वेरियस हाउसेज लाइक जैसे कि एग्जांपल दिया आपको वायर, प्रिंट, न्यूज लॉन्ड्री, सो ऑन सो फोर्थ, उनके ऊपर भी रिक्वायरमेंट होगी कि जिस तरह से न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज चैनल्स ऑन टीवी फॉलो करते हैं जर्नलिस्टिक नॉर्म्स को, कंडक्ट को, जो कि ले डाउन किए गए हैं फॉर न्यूज़पेपर्स अंडर द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड न्यूज टेलीविजन के लिए बाय द आपका केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट, वो भी उनको फॉलो करे ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है क्रिएट हो सके बोथ फॉर डिजिटल मीडिया एज वेल एज फॉर द प्रिंट एंड टीवी मीडिया भी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके ये कोड ऑफ एथिक्स आए हैं डिजिटल मीडिया के लिए, दोनों ही प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी, इनफैक्ट मेंस पर्सपेक्टिव से भी। तो आप बात कर सकते हैं कि किस तरह से ये जो कोड ऑफ एथिक्स है इनका क्या रिलेशनशिप होगा विद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो है आपका, जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं इनके साथ ये डील कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक राइट अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि हमेशा चर्चा में रहता है। ठीक है, रिसेंटली जो है अगेन बात की गई थी विद रिस्पेक्ट टू कि कितनी जो है आरटीआई डाली जाती है, उनमें से कितनी रिजेक्ट होती हैं। तो एक छोटा नंबर था, बट उस छोटे नंबर में से भी ये देखा गया दैट अराउंड 4 पॉइंट समथिंग % था, राइट। बट उसमें भी उन्होंने बोला कि 90% ऑफ द आरटीआई जो कि रिजेक्ट की जाती हैं वो पीएमओ से हो रही होती हैं, राइट। अब स्टेटमेंट्स देख लेते हैं फटाफट। पहली स्टेटमेंट कहती है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है एक स्टैट्यूटरी क्या होता है, बैक्ड बाय एन एक्ट। ठीक है, स्टैट्यूटरी एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। सेकंड, जो प्रोविजंस है आरटीआई एक्ट के, उनके तहत कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर सकता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी जिनके ऊपर ये मैंडेट है दैट उन्हें रिप्लाई करना है फटाफट, एक्सपीडिशियसली का मतलब होता है फटाफट, एज क्विकली एज पॉसिबल, या विद इन 30 डेज। थर्ड स्टेटमेंट है अगर ये मैटर जिसके लिए आरटीआई डाली गई है इन्वॉल्व्स जो आपका पिटिशनर है उनकी लाइफ या लिबर्टी, राइट, जो कि आर्टिकल 21 गारंटी करता है, देन द इंफॉर्मेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर्स एंड नॉट 30 डेज। ठीक है, अब ऑप्शंस देख लेते हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या ऑल ऑफ द अबव। स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर मार्क कीजिए। इसके अंदर सही जवाब है आपका 2 and 3 ओनली। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ देयर कैन बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कि ये कैसे है। ठीक है, कहां पे कौन सा आर्टिकल बोलता है कि आरटीआई एग्जिस्ट करता है, जैसे हम बोलते हैं ना राइट टू एजुकेशन तो 21A में इंक्लूड कर दिया, आरटीआई कहां है। नाउ आरटीआई जो है राइट टू इंफॉर्मेशन इनिशियली एक एक्ट द्वारा जो है ले डाउन किया गया था, जो कि 2005 के अंदर आया था, जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। However, Supreme Court ने time and again in various cases, including the Subhash Chandra Agarwal case of 2010, Supreme Court ने कहा that in fact आपका जो RTI है ये एक सिर्फ statutory नहीं बल्कि एक fundamental right है। और ये फंडामेंटल राइट क्या है, इन्होंने बोला ये फंडामेंटल राइट जो है ये रीड इन किया जा सकता है बाय एक्सटेंशन अंडर द आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, जो कि गारंटी करता है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट। इनफैक्ट हम कहते हैं दैट सिंस 1976 ओनली, मच बिफोर द आरटीआई, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन इन द राज नरेन केस ऑल्सो कहा था दैट पीपल कैन ओनली हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर उनके पास एडिक्वेट इंफॉर्मेशन आए, है ना। अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं आएगी तो मैं बोलूंगी क्या, ठीक है, मैं ओपिनियन किस बारे में दूंगी। Therefore, the Supreme Court has said that RTI is a fundamental right which can be covered under Article 19 Clause 1, that is freedom of speech and expression। तो जब भी हम widening scope of fundamental rights की बात करते हैं, not just from prelims perspective but mains perspective से भी, तो आपका ये जो RTI का एग्जाम्पल है ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे फिट बैठता है। अब जो प्रोविजंस है RTI एक्ट के वो यही कहते हैं कि कोई भी सिटीजन जो है इंडिया का वो रिक्वेस्ट कर सकता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी, राइट, जो बेसिकली अ बॉडी ऑफ गवर्नमेंट या कोई भी इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट हो सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी प्राइवेट कॉर्पोरेशंस या कंपनीज जिनको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, जो कि गवर्नमेंट से किसी तरह से पैसा ले रहे हैं या फिर गवर्नमेंट का कोई काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी जो है आरटीआई लगाई जा सकती है। ठीक है, एंड जब भी आरटीआई भेजी गई तो रिक्वायरमेंट है कि as soon as possible या फिर विद इन 30 डेज जो है उसका रिप्लाई भेजा जाए। इन केस जो पिटिशनर है उनकी लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल है तो 48 आवर्स के विद इन जो है रिप्लाई आना चाहिए।
साथ ही में ये एक्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करती है कि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं आप कंप्यूटराइज कीजिए अपने रिकॉर्ड्स को एंड अपनी वेबसाइट एक्सेट्रा के ऊपर जो है वो डिस्प्ले कीजिए ताकि सिटीजन्स जो हैं उनको मिनिमम टाइम जो है रिक्वायर्ड हो टू गेट द इंफॉर्मेशन दैट दे नीड। साथ ही में आपके जो PIOs हैं, जो आपके इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, वो उनको आपको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन मतलब देयर आर सर्टेन केसेस जिसके अंडर वो रिफ्यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। अंडर व्हाट केस? देयर आर 11 सब्जेक्ट्स जो कि लिस्ट आउट किए गए हैं इन सेक्शन 8 ऑफ द RTI एक्ट, राइट, इंक्लूडिंग अगर कोई इंफॉर्मेशन इन कॉन्फिडेंस रिसीव की गई है फॉरेन गवर्नमेंट से, इंफॉर्मेशन जो कि किसी भी तरह से हार्म कर सकती है सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इंडिया के, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है लेजिस्लेचर का, राइट, या फिर कोई कॉपीराइट सामान है किसी कंपनी का, राइट, तो इन सब के चलते हुए जो है इंफॉर्मेशन डिनाई की जा सकती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस ऑफ द डे। देखिए, दोबारा पढ़िए, अगर आपने कहीं पे भी कोई मिस्टेक की है तो दोबारा उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। एंड हर रोज जो है ये हमारा प्रीमिक्स आता है 10 बजे, तो इसे देखते रहिए, राइट। अगेन टू लेट यू नो, 8 बजे सुबह आता है हमारा 2 मिनट्स, 12 बजे हम लाइव डिस्कस करते हैं आपके साथ एक मेंस आंसर, 4 बजे जो है हमारा डेली न्यूज डिस्कशन आता है, 8 बजे से अब हम अपना प्रीक्योर भी लेके आएंगे एंड 10 बजे प्रीमिक्स। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है स्लीपी क्लासेस आपका, राइट। सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए एंड वेरी इंपॉर्टेंटली बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज इंपॉर्टेंट वीडियोस व्हिच कैन हेल्प यू क्रैक द एग्जाम, राइट। दैट्स ऑल फॉर अस फ्रॉम अस टुडे। थैंक यू एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम।